तो नमस्कार, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं। जो कि आप पढ़ा चुके हैं जीवों में विविधता, पहले पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं और आज हम फिर वही जीवों में विविधता पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि वर्ग 9th के लिए है। अब बात करें, हम जीवों में विविधता तो समझा चुके हैं जो क्या क्या अंतर होती है। अगर बात करें जीव जो होता है क्या एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय, हम पीछे बहुत सारी चीज़ें लिख चुके हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। जीवों में विविधता तो बतलाए हैं, उसके बाद क्या करें, जीव एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो देखिए, जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय वो ऐसे जीव होते हैं जिनकी शरीर पूरा के पूरा एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। और बहुकोशिकीय जीव जिसमें कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या उसका निर्माण किया हो, वो बहुकोशिकीय। जैसे मानव का शरीर क्या है, बहुकोशिकीय। किसी भी जानवर का शरीर देख लीजिए, गाय भैंस, ये क्या है, तो बहुकोशिकीय है। पादप भी एक बहुकोशिकीय है, क्योंकि उसमें एक कोशिका मिलकर नहीं निर्माण किया, बहुत सारी कोशिकाओं मिलकर निर्माण किया, तो इसीलिए हम उसे बहुकोशिकीय कहेंगे। और जिसमें एक कोशिका मिलकर ही उसका निर्माण किया हो, वो एक कोशिकीय कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, कर रहा है जीव जो है, जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, तो आपको बतला चुके हैं, जान चुके हैं। एक कोशिकीय और एक कोशिकीय समझ लीजिए, उसके बाद बहुकोशिकीय समझिए। कारण एक कोशिकीय जीवों में जीवन संबंधित सारा कार्य एक ही कोशिका के भीतर संपन्न होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना का एक कोशिकीय, बैक्टीरिया एक कोशिकीय, शैवाल, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी उदाहरण है एक कोशिकीय जीव का। देख सकते हैं क्या कर रहा है, एक कोशिकीय जीवों में जीवन संबंधित सारा कार्य एक ही कोशिका के भीतर संपन्न होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उसके बाद एक कोशिकीय बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल, ईस्ट, प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। जो कि यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, सभी के सभी एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। उसके बाद बहुकोशिकीय, तो हम कहें उसमें एक कोशिका न होकर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसी एक शरीर के या मानव का निर्माण करता हो, किसी भी एक जीव जंतु को, ये क्या कहलाए, वो कहलाएगा बहुकोशिकीय। जैसे गाय भैंस बतलाए, जैसे देखिए यहाँ बहुकोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय श्रम विभाजन यानी कि कार्य करने की, श्रम विभाजन करने का क्या, कार्य करने, श्रम विभाजन पाया जाता है तथा खास कार्यों के लिए विशिष्ट अंग का निर्माण कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। देखिए समूह शब्द प्रयोग किया ना, समूह यानी कि एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, देखिए हर एक श्रम विभाजन यानी कि हर एक काम करने के लिए मानव शरीर में अलग अलग ऑर्गन होता है। देखिए आंख क्या सिर्फ देखने का काम करेगा, और उसके बाद हम बात करें जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये क्या है, अलग अलग कार्य करता है। तो विशिष्ट श्रम, देखो इसमें क्या कह रहा है, श्रम विभाजन यानी कि कार्य करने का, लेबर जो होता है क्या अलग अलग कार्य करता है, तो वो क्या श्रम विभाजन पाया जाता है। खास कार्य के लिए विशिष्ट अंग का निर्माण कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। क्या खास कार्य करने के लिए विशिष्ट अंग का निर्माण होता है, जो कि अलग अलग अंग करता है। उसके बाद अगर उसके बाद बात करें, जैसे कि हम जान चुके हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं, तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, तो हम जान चुके हैं एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय क्या कार्य होता है, एक कोशिकीय का उदाहरण क्या है, सारा के सारा बतला दिया। बहुकोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल भी बतला चुके हैं। अब बात करते हैं हम, क्या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं, तो कुछ होते हैं स्वपोषी और कुछ होते हैं परपोषी। स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी दूसरे पर आश्रित ना होकर स्वयं बनाएगा, वो स्वपोषी कहलाएगा। जैसे कि वृक्ष क्या है, स्वपोषी, अब प्रकाश संश्लेषण स्वयं करता है, यानी कि स्वयं अपने आप में ही भोजन बनाता है और अपना ऊर्जा जो भी प्राप्त करता है ग्लूकोज बनाकर उसको जिस रूप में वृद्धि करना हो उस रूप में वृद्धि करते रहता है। और मानव की बात करें तो मानव स्वपोषी नहीं है, मानव परपोषी है।
क्योंकि मानव खुद से नहीं भोजन बनाता है। जैसे कि आप घर में कहिएगा रोटी चावल बनाता है, वो थोड़ा है। अब बनाने का मतलब वो सभी सोर्सेस खुद से ही निर्माण करना। जैसे अब चावल खुद से निर्माण किए हैं, वो तो प्राकृतिक है। दाल, उसके बाद गेहूँ, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, क्या ये आप खुद से जन्म दिए हैं उसको? क्या नहीं ना। तो ये क्या है? प्राकृतिक रूप से है, तो हम उस पर निर्भर है। अगर ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, दाल ये नहीं हुआ तो क्या हम अपने आप से बनाकर पेट में अपने रख सकते हैं? नहीं ना बन सकता है। तो ये इसलिए हम कहलाएंगे परपोषी, स्वपोषी नहीं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन मानव परपोषी है। अमरबेल, कवक, फंजाई ये सभी के सभी है परपोषी। अमरबेल, कवक, क्योंकि अमरबेल देखते हैं लत्ती, अमरबेल जो पीला पीला होता है, किसी पौधा पर देखते होंगे जो पीला रहता है, उसका कोई जड़ नहीं रहता है और वो किसी दूसरे वृक्ष पर रहता है। वो उसी वृक्ष से जो भी एनर्जी होता है, खनिज लवण होता है, टानता है और जीवित रहता है। तो क्या है? परपोषी। लेकिन पादप सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? तो स्वपोषी। लेकिन मानव बतलाए फंजाई, कवक ये सभी के सभी परपोषी है। इसके बाद देख लीजिए, स्वपोषी भी आपको समझ में, परपोषी भी समझ में। स्वपोषी परपोषी के बाद क्या है समझिए? वर्गीकरण, जो कि हम पढ़ रहे हैं जीवों में विविधता के बारे में। वर्गीकरण की अगर बात करें तो वर्गीकरण में हम अगर बात करें तो कह रहा है वर्गीकरण जो है विकास से संबंधित है। जिस वर्गीकरण विकास से, देखिए आज से पहले कई सारे जीव भी हैं, वो क्या अलग अलग रूप में विकास किए। विकास करने के बाद उसका बंटवारा हुआ। पढ़ेंगे कौन कौन व्यक्ति बांटे हैं ये सभी के सभी। तो ये क्या है? वर्गीकरण विकास से संबंधित है। जो जिस रूप में विकास करेगा, जिस तरीका से उसका रहन सहन होगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे मछली धीरे धीरे जल में विकास किया तो जल में रहा, मानव जो कि जंगल से धीरे धीरे स्थल पर आया, रूप परिवर्तित, ये विकास से संबंधित है। उसी तरीक़ा से और बैक्टीरिया होते देखते हैं जो कि अलग विकास करता है धीरे धीरे। टिड्ढा के देखिए, टिड्ढा भी एक धीरे धीरे जंगल के एरिया में विकास किया, जंगल में ही रह रहा है। दूसरे उसका रहन सहन, भोजन भाव सारा के सारा अलग है। तो इसी तरीक़ा से मानव भी अलग है। तो ये क्या है? विकास से संबंधित है वर्गीकरण का। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ता है उन्हें मूल लक्षण कहते हैं। जो भी लक्षण पहले से दिखाई देने लगेगा वो मूल लक्षण कहलाएगा। जैसे घोड़ा, अगर बात करें गाय है, गाय अपना बछड़ा को ही जन्म देगा, दूसरे चीज़ को नहीं ना, तो उसका क्या है? वो मूल लक्षण है। मानव एक मानव के ही बच्चे का जन्म देगा, वो मूल लक्षण है। जैसे कोई पक्षी है अंडा देगी तो वो उसका मूल लक्षण है। अंडा देगी तो उससे ही जो पक्षी देगा उस तरीका के बच्चा जन्म देगा। तो ये मूल लक्षण कहलाती है, जो कि कह रहा है शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण कहते हैं। क्या पक्षी उड़ती है, उनका मूल लक्षण उड़ना है। मानव एक दूसरा दिनचर्या का जीवन यापन करता है, उसका रंग रूप स्वभाव अलग होता है। एक जानवर के देख लीजिए, उसका रंग रूप स्वभाव एक अलग होता है। तो ये मूल लक्षण में आता है। मूल लक्षण के बाद अगर बात करें हम सर्वप्रथम, इन सभी के बात करें, सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति जो हुई थी 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। आज से 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व जीवों का इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई और यह धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से बदलने के बाद जो इस रूप में आ गया, अभी देख रहे हैं, ये आज से नहीं 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व से ये प्राकृतिक रूप से बदलाव इनमें आया। और यही बदलाव के कारण आज जो भी गाय, भैंस, बकरी देखते हैं, गाय भैंस जो अभी देख रहे हैं ये जंगली जानवर था। पहले व्यक्ति कोई भी भैंस नहीं पाला जाता था, भैंस जंगल में ही रहता था। और फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ, व्यक्ति के अंदर बदलाव आया प्राकृतिक रूप से, तब जाके जानवर को पालना, रहना, सहना, बोल चाल की ये सभी के सभी प्रक्रिया सीखी। ये प्राकृतिक रूप से ही आया है, जो कि हम सब अभी देख रहे हैं। देखिए दाढ़ी बाल किस कारण से बढ़ रहा है? क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा पूर्वज क्या है, एक बंदर की प्रजाति है। तो ये लक्षण दिखाई दे रहा है जो हम पहले क्या थे। धीरे धीरे प्राकृतिक, जैसे जैसे प्राकृतिक बदलते गया, उस प्राकृतिक में जो भी जीव जंतु अपने उस समय के दौरान बदला वो जीवित रहा, और जो ना बदल पाया वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया, वो जीव नहीं रह पाया इस पृथ्वी पर। लेकिन मानव और सारे ऐसे जीव हैं जो कि
प्राकृतिक के रूप में ढलते गया और अपना नया नया रूप आते गया, जो कि अभी देख रहे हैं। उसके बाद करें विकासवाद के सिद्धांत विकासवाद के संस्थापक चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, कि चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक हुए जो कि 1859 में विकासवाद के सिद्धांत दिए, और इस सिद्धांत इन्होंने अपना पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में लिखे, और इन्होंने ही बतलाया क्या विकासवाद के सिद्धांत जो कि कैसे कैसे विकास कर रहा है, अपना पुस्तक लिखे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसी में इन्हें वर्गीकरण विकास के बारे में बतलाया, जो कैसे कैसे जीव विकास करते हैं। और इसके बाद कह दे तो समझिए, तो बतला दे, जो आज हम जो जीव देख रहे हैं, जिस रूप में मानव को हम देख रहे हैं, वो आज ऐसे नहीं था पहले। जो भी आज से बहुत साल बीतने के बाद ना धीरे धीरे मानव में रासायनिक प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हुआ, और इन्हीं परिवर्तन का देन है जो कि आज मनुष्य ऐसा दिखता है। देख सकते हैं आज हम क्या कहते हैं, आज हम देखते हैं वे लंबे समय के अंतराल में अपनी शारीरिक संरचनाओं में हुए प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पैदा हो पाए। जो भी आज हम और आप जो दिख रहे हैं, ये आज की घटनाएं नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो कि शारीरिक संरचना में बदलाव हुआ, प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, इसके फलस्वरूप हम ये आज अभी जीव जंतु जितने भी है सो देख रहे हैं। जो कि जीव की उत्पत्ति तो हम बतलाए हैं 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ, और ये प्राकृतिक रूप से बदलने के बाद ऐसे आया। अगर बात करें हम जो जीव धरती पर अवतरित हुए, वे आदिम या पुराने जीव जो पहले आए, वो जीव आदिम या पुराने कहलाए, क्योंकि उस समय उनके पास कोई भी ऐसी सोच नहीं था कि हम क्या करें, कहाँ बढ़े। तो ये बहुत ही क्या कहा जाता है, ये साधारण जीव कहलाते थे। जो आदिम जो थे, पहले जो जन्म लिए जो जीव या पुराने जीव, वो क्या थे, साधारण थे। उनको कुछ भी सोच विचार, नए ज्ञान तकनीक, इनसे कोई नाता नहीं, रिश्ता ही नहीं था, उनको कोई मतलब ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। जो कि अभी देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, किसी न किसी उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से, तो ये अभी दिख रहे हैं जो कि जटिल है, लेकिन पहले नहीं थे। पहले वो पूरा साधारण थे, उनको कोई किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था, जंगल में रहते थे, खाते थे, पीते थे, बस इतना ही जीवन यापन होता था। उसके बाद बात करें हम, जो कि साधारण के बाद जो आया जीव, इसके बाद जीव विकसित एवं अपेक्षाकृत जटिल थे। जो कि इसके बाद जीव जो आया, साधारण जीव के बाद, वो अपेक्षाकृत, जितना सोच न सकते, वो बहुत जटिल थे। इसीलिए तो शब्द प्रयोग किया गया है। विकसित तो थे, उनके पास कुछ ना कुछ ज्ञान तो था ही, लेकिन अपेक्षाकृत जितना जो सोचा गया उससे ज़्यादा जटिल थे, यानी कि अपने आप में उलझे हुए थे। उनको ठीक से समझना, जैसे कि अगर बात करें हम, आप पढ़िएगा 12th में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, उसमें ऐसे ऐसे चित्र आकलन किए गए हैं जो कि अभी तक मानव समझ ही नहीं सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे पिक्चर बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, जो कि बहुत ही अपेक्षाकृत, क्या कर सकते हैं, एकदम अपेक्षाकृत जटिल थे। उनको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है उस इतिहास को। सिर्फ उसका सिंबल के आधार पर कुछ इतिहासकार बतलाते हैं, जो ये हो सकता है, मैं भी ऐसा रहा होगा, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं। वो अपेक्षाकृत बहुत जटिल थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए, उसके बाद ज्ञान हुआ करा कुछ जन जो कि परिवर्तन आने के बाद दिख रहा है। अगर बात करें हम, तो कुछ जंतु को ना बाद और नहीं जंतु में रखा। अगर इसको हम अलग से समझते, उसके बाद समझिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। जो कि अब इसके बाद जो हमारे पूर्वज जो आएंगे, सो क्या ये बहुत ही उतना विकसित रहेंगे, क्या बहुत ही ज़्यादा करके विकसित रहेंगे जो भी आएंगे सो। और इसके बाद अगर बात करें हम भविष्य में क्या करें,
भविष्य में जीवो उन्नत होंगे क्या, जो भी जीव आएंगे भविष्य में, इसके बाद जो जीव आएंगे क्या उन्नत जीव होंगे। ऐसे नहीं जो उलझे रहेंगे, इतना उलझा जो अपने आप में कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में समझे नहीं, जो भी आएंगे ना, देखिए भविष्य में जीव उन्नत होंगे। उसके वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना, ये जो संरचना है जो पदानुक्रमित एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके बदलाव होने के बाद आया, ऐसा नहीं जो एक बार एक आ गया। उसके बाद और बात करते हैं, ये जितने भी वर्गीकरण जो हुआ, ये पदानुक्रम यानी कि हर एक कर्म के अनुसार समय आप पढ़िएगा, ये समय इतिहास में पढ़िएगा ना, तो कैसे कैसे, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक, आध्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इतिहास में देखिए बहुत टाइप में बांट दिया गया है, जो कि हमको 3 भाग में इतिहास को पढ़ेंगे। तो उनमें सारी बातें को जिक्र किया गया, किस क्रम में विकास हुआ, उसके बाद किस क्रम में, फिर किस क्रम में विकास हुआ। तो वो विकास की, तो ये इसी को कहते हैं पदानुक्रमित, जो एक जैसे स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद फिर 3 आता है, वो क्या है पदानुक्रमित, एकदम आंकड़ा के समय के अंतराल में इतना समय के बाद फिर ये आए, फिर इतना समय के बाद ये आए, इतना समय के बाद, यानी कि एक समय बांट दे। जैसे समझिए आप 5 साल बाद कुछ अच्छा आविष्कार हुआ या कुछ खोज हो गया, 5 साल 10 साल समझ लीजिए मोटा मोटी, 10 साल, और 10 साल के बाद फिर 10 या 20 साल बीतने के बाद फिर नया चीज़ कुछ हुआ, फिर 10-20 साल बीतने के बाद फिर कुछ नया। तो ये क्या पदानुक्रमित, यानी कि हर एक क्रम बाई क्रम विकास। ऐसा ना जे अभी जो है बच्चा कोई भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप चलता है, पहले घुटने पर चलना सीखता है, ससरना चलता है, फिर घुटने पर किसी के सहारे तक दौड़ना चलता है, कि बच्चा एक बार जन्म लेने के बाद दौड़ना शुरू थोड़ी कर देता है, बीच में कुछ गैप इतना थोड़ी होता है, जो कि एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो वो होता है पदानुक्रमित। उसी के बाद हम अगर बात कर ले, हम इन सभी को कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक हुआ, कैरोलस लिनियस जो एक वैज्ञानिक हुआ 1758 में, कैरोलस लिनियस साहब, जो कि 1758 में ये वर्गीकरण किए 2 भाग में, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। वर्गीकरण कितने? 2 भाग में, पादप जगत, जंतु जगत। पादप जगत में पेड़ पौधा रखा गया, जैसे कि देखिए पादप जगत में जिसमें कि जितने भी पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल है, उपस्थित है। उसके बाद कोशिका भित्ति, क्लोरोफिल, कोशिका भित्ति और सेलुलोज की बनी होती थी, उनमें क्लोरोफिल, ये सेलुलोज होता है क्लोरोफिल का ही बना। तो देखिए आपका शर्ट है, कपड़ा है, जो भी कपड़ा है वो सभी के सभी सेलुलोज का बना होता है। नोट जो देखते हैं, नोट भी एक सेलुलोज का ही बना हुआ होता है। उसके बाद कह रहा है प्रचलन में असमर्थ थे। ये जो प्रचलन मतलब समझे, चलने में, पादप एक गुना प्रिय कोई भी वृक्ष है एक जगह से दूसरे जगह चलता है नहीं ना, इसलिए प्रचलन में ये असमर्थ थे। क्या है? प्रचलन में असमर्थ थे। कौन? तो पादप। लेकिन मानव प्रचलन में असमर्थ नहीं थे, समर्थ थे। प्रचलन में मानव समर्थ थे। उसके बाद अगर बात किया जाए प्रचलन में प्रचलन में समर्थ थे। इसमें मानव में ये क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल मानव में अनुपस्थित रहेगा। कोशिका भित्ति भी मानव जंतु में उपस्थित रहेगा। ये जंतु की बात करें, जीव जंतु की, तो क्लोरोफिल और कोशिका भित्ति दोनों के दोनों क्या अनुपस्थिति रहेंगे। ये दोनों के दोनों जंतु जगत में नहीं आएंगे। उसके बाद क्लोरोफिल और कोशिका भित्ति क्या जंतु जगत में अनुपस्थित रहते हैं, या इनमें सेल्यूलोज नहीं पाया। तो सेल्यूलोज जल्दी पचता नहीं। देखिए आप कोई भी कागज खा लेते हैं, पेपर अखबार खा लेते हैं कभी कभी, तो क्या वो जल्दी से पचता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पादप से ही बना है। इस सेल्यूलोज के कारण सेल्यूलोज जल्दी गलता नहीं है व्यक्ति के शरीर में। तो ये बात होती है। उसके बाद ये जीव जितने भी जंतु हैं, जंतु को एक तो क्या बाद में इन सब जंतु को बदलाव होने के बाद क्या जंतु को 2 भाग में रखा, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। देखो प्रोकैरियोटिक कहा जाता है एक ही जगत मोनेरा है, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल आता है। देखिए मोनेरा किसके अंतर्गत आएगा? प्रोकैरियोटिक के अंतर। साइनोबैक्टीरिया भी आएगा किसके अंदर?
प्रोकैरियोटिक के अंतर साइनो नीलहरित शैवाल, ये भी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। आपसे यही पूछेगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं इसके बारे में पूछे। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या, मोनेरा प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत है, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। बस इतना ही आपको रहेगा। और यूकैरियोटिक समझिए, यूकैरियोटिक जो कि कवक है, यूकैरियोटिक एक प्रकार का कवक है। यूकैरियोटिक क्या है, तो एक प्रकार का कवक है। कवक के लिए नए जगत नया जगत बनाया गया जिसे फंजाई कहते हैं। देखिए, कवक को रखा गया था यूकैरियोटिक में, लेकिन इसके लिए कहा जाए नहीं, एक अलग बनाया जाए जिसमें कि कवक ही रहे, कवक के अलावा दूसरा ना रहे। तो इसीलिए क्या, इसको बनाएगा फंजाई, जो कि फंजाई कवक होता है, वो बनाया गया। फिर उसके बाद विकास आते आते क्या है, देखिए आप इसके बाद क्रम में क्या है, कुछ जंतु को ना तो पादप और नहीं जंतु जगत में। देखिए यहाँ पर यह कैरोलस लिनियस क्या पादप जगत और जंतु जगत में बांटे। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको ना हम पादप जगत में रख सकते हैं और ना जंतु जगत में रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पादप जगत है और पादप जगत इस तरीके से, अजंतु जगत अलग अलग है, लेकिन इसी में विकसित होने के बाद आया पादप जगत और जंतु जगत। ऐसे न इसको पादप में रख सकते हैं न जंतु में रख सकते, क्योंकि ये दोनों में आ जाता है, इसलिए इसको क्या अलग ही रख देगा। कुछ जंतु को ना तो पादप जगत में और नहीं जंतु जगत में रखा जाता है। लेकिन एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जो कि वैज्ञानिक E.H. हिकेट थे। क्या, E.H. हिकेट, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, 1866 में तृतीय जगत प्रस्तुत किए। देखिए तृतीय जगत, कैरोलस लिनियस साहब दो जगत, पादप जगत और जंतु जगत, कैरोलस लिनियस साहब दो ही जगत प्रस्तुत किए, जो कि एक कहलाया पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। लेकिन ये जो जर्मन वैज्ञानिक है E.H. हिकेल जो है, तो जो वैज्ञानिक थे, देखिए कैरोलस लिनियस दो जगत के किए, तीसरा जगत एक नए जगत की खोज कर लिए E.H. हिकेल जो किया 1866 में तृतीय जगत की खोज की प्रस्तुत, जिसे प्रोटिस्टा नाम दिया गया। देखिए हिकेल क्या किए, प्रोटिस्टा का खोज किए, और कैरोलस लिनियस जंतु जगत और पादप जगत, और हिकेल क्या, प्रोटिस्टा। क्लियर। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक होते हैं आर विटेकर, जो कि 1969 में खोज करते हैं 5 जगत। लिख देते, देखिए तो हम बतला रहे थे, जो कि एक और वैज्ञानिक आते हैं, जो कि आर विटेकर जो है 1969 में 5 जगत में बांटे। जो भी पहले तो हम जान चुके 2 जगत में, एक और तीसरा जगत आ गया, तो 2 के 3 है। लेकिन RH विटेकर जो आ गए, RH विटेकर जो 1969 में टोटल 5 जगत की खोज की है। वो 5 जगत देख लीजिए, मोनेरा के बाद आया प्रोटेस्टा के बाद फंजाई के बाद प्लांटी के बाद एनिमिलिया। ये टोटल कुल मिलाकर 5 जगतों में बांट दिए गए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा RH विटेकर के अनुसार, जो कि 1969 में कुल कितने जगत की खोज किए थे, तो कुल मिलाकर 5 जगत की खोज की उन्होंने। उन 5 जगत के नाम देख क्या है, तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। क्या है, मोनेरा के बाद प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये कुल मिलाकर 5 जो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप जानते हैं हमारा यूट्यूब ने को जो है, यह हमारा क्या है, यूज़र नेम है @मस्तीमैन 9783, ये हमारा यूज़र नेम है। लेकिन हमारा यूट्यूब का पूरा है नाम, जो द फ्यूजन क्लासेस 10th इस नाम से चलता है। लेकिन ये आप यूट्यूब के यूजर नेम से ही आप सर्च कीजिए, बेहतर होगा, जल्दी से आ जाता है @मस्तीमैन 9783। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम सरल भाषा में आपको समझाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद।